Hello friends, this is Rakesh Jain again. First of all, I am very grateful to you. Thank you very much on completing 1000 subscriber on my YouTube channel. Thanks very much for watching this channel and subscribing it. मेरी कोशिश यही है कि इस चैनल पे जितना भी पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी के बारे में अवेयरनेस हम लोग कर सकें, पेरेंट्स को और बच्चों को जितना हम फ़ायदा पहुंचा सके जो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी वाले डिसऑर्डर से ग्रसित हैं, वही हमारा एंडेवर है और उसमें मेरा साथ देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं ऑटिज़म एक काफ़ी बड़ी आजकल समस्या उभर के आई है, पर्टिकुलरली ये जो पिछले 1.5 साल से कोविड का प्रकोप जारी है, कभी लॉकडाउन है, स्कूल्स अभी तक बच्चों के नहीं खुले हैं, तो दिन प्रतिदिन जो ऑटिज़म के बच्चे हम देख रहे हैं उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। आई एम नॉट सेइंग दिस कि लॉकडाउन की वजह से ऑटिज़म हुआ है, लेकिन लॉकडाउन ने ऑटिज़म के बच्चों के उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम एक क्रिएट कर दी है। तो आज हम थोड़ा सा बात करेंगे कि ऑटिज़म के बच्चों में और क्या क्या कंडीशंस होती हैं, एसोसिएटेड कंडीशंस क्या हैं, उनको कोमॉर्बिडिटीज़ भी बोलते हैं, वो क्या कोमॉर्बिडिटीज़ हैं और हम क्यों उनको पहचानना चाहते हैं, क्या उनको ट्रीट करने का फ़ायदा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट आर द डिफरेंट कोमॉर्बिड कंडीशंस एसोसिएटेड विद ऑटिज़म। एक बार मैं उसका लिस्ट आपको बताना चाहूँगा, नेमली ADHD, एपिलेप्सी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, sleep disorders, anxiety, obsessive compulsive disorders, behavioral problems, fragile X syndrome, etc. etc. ऐसी काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं जो ऑटिज़म के बच्चों के साथ एसोसिएटेड होती हैं। तो उनको आइडेंटिफाई हम क्यों करना चाहते हैं? Why do we need to know about those conditions? वो इसलिए, अगर हम ऑटिज़म के साथ जुड़ी हुई इन कंडीशंस को जल्दी पकड़ लेते हैं, उनको जल्दी एड्रेस करते हैं, जो वो कंडीशंस हैं उनका हम निदान कर सकते हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ ऑटिज़म के फीचर में भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और उसके विपरीत अगर हम देखें, उन कंडीशन को हम रिकॉग्नाइज ना करें और उनको एड्रेस भी ना करें, तो उस कंडीशन के साथ साथ ऑटिज़म के फीचर्स भी और ख़राब हो सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ADHD की। ADHD का मतलब है अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जो उसके नाम में ही है ADHD। ADHD एक ऐसी कंडीशन है जो ऑटिज़म के साथ काफ़ी ओवरलैप करती है। कई बार तो हमारे पास पेशेंट आते हैं, बच्चे आते हैं, ADHD डायग्नोज होके आते हैं, लेकिन प्राइमरीली अगर हम उनको ध्यान से डायग्नोज करें, एनालाइज करें, तो हमें पता लगता है कि प्राइमरी डायग्नोसिस इज ऑटिज़म और ADHD इज अ कोमॉर्बिडिटी बिहाइंड इट, क्योंकि दोनों का ट्रैक अलग हो जाता है। अगर हम ADHD की बात कर रहे हैं तो उसकी लाइन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटिवली अलग है, और ऑटिज़म की हम बात कर रहे हैं तो उसका लाइन ऑफ एक्शन अलग है, और ऑटिज़म के साथ जुड़ी हुई समस्याएं अलग होती हैं, ADHD के साथ समस्याएं अलग होती हैं। हालांकि फिर भी काफ़ी दोनों में ओवरलैपिंग होती है। तो इसलिए हमारे लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ADHD प्राइमरी है या ऑटिज़म प्राइमरी है, देन अकॉर्डिंगली वी कैन डू द नीडफुल। ऑटिज़म का तो आपको पहले हम बता चुके हैं, मालूम ही है, जो उसमें इंटरवेंशन हम करते हैं। और ADHD की भी साथ में, डिपेंडिंग अपॉन हाउ सीवियर द ADHD इज, उसके अपने क्राइटेरिया होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। उसका भी हमने एक वीडियो इसमें डाला हुआ है अलग से। ADHD को भी हम काउंसलिंग के जरिए, कुछ डाइटरी थेरेपी के जरिए, अगर उन सबसे कंट्रोल नहीं होता है तो ADHD के लिए मेडिसिन भी उपलब्ध हैं जो काफ़ी कारगर होती हैं इसके सिम्टम को कंट्रोल करने में। और ADHD हम कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ADHD का बच्चा ऑटिज़म के साथ अगर दोनों मिल जाते हैं तो बच्चा काफ़ी चंचल होता है, वेरी वेरी हाइपर एक्टिव। उस बच्चे को रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। ही इज गॉट सच अ ह्यूज एनर्जी विद इन हिमसेल्फ, ही कीप्स जंपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो उसके लिए किसी भी काम पे फोकस करना, काम को ख़त्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए उनकी लर्निंग में भी दिक्कत आती है। ADHD को आइडेंटिफाई करके उसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट अगर हम करें तो ना कि ADHD में, पर ऑटिज़म के फीचर्स में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। दूसरा कॉमन एक प्रॉब्लम जो देखने को मिलती है वो है डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर। ये काफ़ी बड़ा ग्रुप है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर होता है। आपने नोट किया होगा जो ऑटिज़म के बच्चे हैं उनमें थोड़ा सा हैंड आई कोऑर्डिनेशन, जो विजुअल वो देखते हैं, उनमें अलग फ़र्क होता है। कई बार वो टीवी अगर आपने नोट किया होगा तो सीधा नहीं देखते हैं, ऐसे पेरिफेरल विजन टाइप उनका रहता है। उनके जो है परसेप्शन में नॉट ओनली विजुअल लेकिन सेंसरी परसेप्शन का भी फर्क होता है। दे आर वेरी फैसिनेटेड बाय टच, इनअप्रोप्रिएट टच वगैरह, जैसे किसी भी चीज़ को अगर वो देखते हैं दे वुड वांट टू फील दैट थिंग, टच दैट थिंग। कई बार आप सोशल गैदरिंग में होते हो तो
एम्बैरेसिंग भी हो जाता है। लाइकवाइज उनका जो साउंड के प्रति भी जो एक रुझान होता है वो भी एक डिफरेंट होता है। सम चिल्ड्रन दे आर वेरी एपैथेटिक टू साउंड, उनको आप बेशक ढोल बजाओ उनके सामने, दे आर नॉट बॉदर्ड, वो अपने काम में बिजी रहते हैं। दूसरे बच्चे दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव टू द साउंड। जैसे जो घर में अगर आपकी प्रेशर कुकर की सीटी बजती है या मिक्सर आप चलाते हो, वैक्यूम क्लीनर चलाते हो, तो ये बच्चे अपने कान बंद कर लेते हैं। कई बच्चे रोने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये काफ़ी सारे परसेप्शन इश्यूज होते हैं अलग अलग सेंसेस को लेके। इसके अलावा जो डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, इन बच्चों को फाइन मोटर मूवमेंट में काफ़ी दिक्कत रहती है। जैसे आप हैंड राइटिंग करते हैं, पेन की ग्रिप कैसे बनाते हैं, लिखते कैसे हैं, मिरर इमेजिंग कई बार हो जाती है इन बच्चों को, डिस्लेक्सिया भी हो जाता है साथ में। उसके साथ में इनको जैसे अपने आप बटन बंद करना, ड्रेसिंग, अनड्रेसिंग, शू लेसेस टाई करना, उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं इश्यूज रहते हैं। तो इनको हम जितना जल्दी आइडेंटिफाई करें और इनको एड्रेस करें तो उतना ही हमें बेनिफिट होने की संभावना इसमें रहती है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन जो हमें नहीं भूलना चाहिए, जो ऑटिज्म के साथ एसोसिएटेड होती है, वो है एपिलेप्सी, जिसको हिंदी में हम मिर्गी भी बोलते हैं। करीब करीब 20 से 30% बच्चे जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे होते हैं उनको मिर्गी की संभावना होती है। मिर्गी जो है आमतौर पे या तो बिल्कुल शुरुआत में होती है इन बच्चों को, अर्ली चाइल्डहुड में, 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, उस वक्त मिर्गी के साथ भी कई बार ऑटिज्म की शुरुआत हो जाती है। कई बार हमें वो दिख जाते हैं मिर्गी के दौरे, कई बार वो हिडन दौरे भी होते हैं जिनको लैंडो-क्लैफनर सिंड्रोम या कुछ और चीज़ों के नाम से भी जाना जाता है। या अगर वो एज निकल जाती है तो फिर थोड़ा सा जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, एडोलेसेंट एज में होते हैं, उस वक्त भी इनमें एपिलेप्सी के जो झटके होते हैं, दौरे होते हैं, उनमें आने की संभावना बनी रहती है। और इनमें एक तो किसी भी तरह के दौरे आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा जर्किंग मूवमेंट जैसे होती है, आंखें पलट गई, जो प्रॉपर एक दौरा होता है वो आ सकता है। कई बार इन बच्चों में सटल सीजर होते हैं, जैसे सिर्फ स्टेयरिंग लुक, बच्चा ऐसे देख रहा है 10 सेकंड तक, वो है ही नहीं अपने आप में, आप उससे बात कर रहे हो, इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, आपको लगता है इट इज पार्ट ऑफ द ऑटिज्म, लेकिन उसके साथ में पता लगा एपिलेप्सी भी चेक इन कर गई है। तो ब्लैकआउट कई बार हो जाते हैं इन बच्चों को, स्टेयरिंग लुक जैसे मैंने बताया, या सडन चेंज इन बिहेवियर। एक बच्चा है जो स्पेक्ट्रम पे है लेकिन बिहेवियर उसका एक सेट पैटर्न का है, लेकिन कुछ दिनों से आप नोट करते हो कि उसका बिहेवियर एकदम चेंज हो गया है, बहुत अग्रेसिव हो गया है या बिल्कुल सबड्यूड हो गया है। आपको लगता है कि ये वो बच्चा नहीं है जो 2 दिन 4 दिन पहले था। तो ऐसा कोई भी आपको लगे तो एक ये दिमाग में हमारे जरूर रहना चाहिए कि कहीं ये एपिलेप्सी का दौरा तो नहीं है, क्योंकि जो कई ऐसी चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ, इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं आसानी से और इनको ट्रीट भी किया जा सकता है। एपिलेप्सी को पता लगाना बहुत मुश्किल नहीं है, एक ब्रेन वेव टेस्ट होता है वो हम कर सकते हैं और उसमें कुछ निकल के आता है तो उसके लिए दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं। और इन बच्चों में जो समस्याएं जुड़ी होती हैं, एंग्जाइटी की बहुत बड़ी समस्या होती है ऑटिज्म के बच्चों में। दे आर सो एंशियस, particularly for change of routine. They are very fixed to their agenda. जो भी काम उनको करना है, सुबह थेरेपी करनी है, दोपहर में लंच करना है, सोना है, या इस तरह से पानी पीना है, इस गिलास में पानी पीना है या इस सिपर में पानी पीना है, तो they are very much fixed to that particular routine. तो वो रूटीन जब चेंज होता है तो दे हैव वेरी एंग्जाइटी। अगर मान लीजिए आपको किसी गेस्ट के घर जाना है या आपको किसी पार्टी में जाना है या शाम को आज डिनर आपको बाहर करना है, तो दीज चिल्ड्रन आर वेरी वेरी एंग्शियस एंड दे डोंट फील कंफर्टेबल इन दैट सराउंडिंग, एंड इतना कई बार वो डिस्टर्ब हो जाते हैं कि आपकी पूरी की पूरी पार्टी या गैदरिंग को वो खराब कर सकते हैं। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि आप अपने बच्चे को पहचानें कि इसमें वो एंग्जाइटी के जो कैरेक्टर हैं कितने हैं। अगर आपको ज्यादा लगता है तो उनको थोड़ा सा अगर आप प्राइम करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको कल शाम को गेस्ट आपके घर में आने वाले हैं, तो बच्चे को थोड़ा सा 2-3 बार 4 बार उसको बताएं एक दिन पहले कि कल शाम को जो है हमारे घर में गेस्ट आने वाले हैं। वो गेस्ट में जो है 2 अडल्ट लोग हैं, एक बच्चा है 5 साल का आपके। थोड़ा सा जितना उसको हम प्राइम कर देंगे बच्चे को, तो ये समस्या उसकी हम मिनिमाइज कर सकते हैं। हम कंप्लीट तो उसको खत्म नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन मिनिमाइज इट टू अ सर्टेन लेवल बाय प्री इन्फॉर्मिंग द चाइल्ड अबाउट एनी ऑफ दीज काइंड ऑफ इवेंट्स which is not a part of the routine for your child. अगर इससे ज़्यादा हमें दिक्कत आ रही है, एंग्जाइटी में मैनेज नहीं हो पा रहा है ये सब करने के बाद भी, तो हम साइकोलॉजिस्ट की मदद ले सकते हैं। आमतौर पे एक थेरेपी होती है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसकी मदद से एंग्जाइटी को इन बच्चों में काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। दूसरा, एंग्जाइटी के साथ में डिप्रेशन की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा रहती है, और ये डिप्रेशन उन बच्चों में ज़्यादा होती है जो हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक हैं, जिनका IQ रिलेटिवली बेटर है या इवन कई बार नॉर्मल बच्चों से भी ज़्यादा हैं। दे आर नॉट एबल टू मिक्स इन देयर पीयर्स, दे हैव सर्टेन
नेगेटिव इमेज बिल्डिंग बिकॉज ऑफ दैट, और वो डिप्रेशन का रूप धारण कर लेती है। तो आपको ऐसे फीचर लगे कि बच्चा पहले ठीक था, थोड़ा सा ज्यादा विड्रॉ हो गया है, या ही डजंट लाइक हिमसेल्फ, क्योंकि जो बड़े बच्चे होते हैं वोकल होते हैं, लेकिन जो स्पेक्ट्रम के ऊपर हैं वो आपको बता सकते हैं काफी हद तक। और अगर एज ए पेरेंट अगर हम उनको आइडेंटिफाई करें या साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लें तो इन चीजों पे हम काम कर सकते हैं और बच्चे को बेहतर किया जा सकता है। इसके अलावा स्पेक्ट्रम पे जो बच्चे रहते हैं उनमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। करीब करीब मैं आपको बताऊं 20 से 30% बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑटिज्म के हैं जिनमें गट प्रॉब्लम होती है, और कई बार तो ये गट प्रॉब्लम इतनी ज्यादा होती है कि हमें लगता है कि प्राइमरी इश्यू इज द गट प्रॉब्लम, लाइक सीलिएक डिजीज है या ग्लूटेन हाइपरसेंसिटिविटी है, कि उनकी वजह से ही ये ऑटिज्म के फीचर हैं। और अगर हम गट को ठीक कर देते हैं तो शायद ऑटिज्म भी हम काबू पा सकते हैं। तो क्या क्या फीचर हैं ये आप थोड़ा ध्यान रखिए। बेसिक चीज़ है जैसे पेट में दर्द हो जाना, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन रहना, किसी पर्टिकुलर फूड खाने से कोई प्रॉब्लम आना, डायरिया, पेट में अफारा जैसे बन जाना, ब्लॉटिंग जिसको हम बोलते हैं, या बहुत सारे ऐसे फूड हैं जो बच्चा खाना नहीं चाहता। अगर उसका डिटेल में हम जाके देखें तो शायद उन पर्टिकुलर फूड आइटम को खाने से बच्चे को प्रॉब्लम होती हो, फिर धीरे धीरे उनको वो अवॉइड करना शुरू कर देता है। गट को बड़ा ध्यान से हमें रखना चाहिए, क्योंकि गट और ब्रेन का एक्सिस होता है, जो एक तो हमारा दिमाग तो मालूम ही है सभी को, लेकिन गट के अंदर भी एक पूरी नर्व्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं कि एक ब्रेन हमारा गट के अंदर भी चलता है पूरा का पूरा। तो जो स्पेक्ट्रम के बच्चे होते हैं देयर इज सर्टेन फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेशन इनसाइड द गट, और उसमें से उस गट में से जो है ना कुछ प्रोटीन कुछ लीकेज होने के चांस ज्यादा रहते हैं, जिनकी कमी से हमें जो है ऑटिज्म जैसे फीचर भी कई बार देखने को मिल जाते हैं, या ऑटिज्म के बच्चे में गट की प्रॉब्लम हमें देखने को मिल जाती है। तो काफी सारी शोध इन चीजों पे हो रही हैं, और कुछ प्रोबायोटिक्स भी हैं जो आजकल काफी लोग ट्राई कर रहे हैं कि अगर हम गट को इम्प्रूव कर देते हैं तो इवेंचुअली हम ऑटिज्म के फीचर्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे को कोई भी बाउल सिम्टम्स हैं या पेट से संबंधित कोई भी समस्या है तो उसको लाइटली मत लीजिए। हो सकता है यहाँ से हमें कोई क्लू मिल रहा है उसको आगे ठीक करने का। एक और चीज़ है जो ऑटिज्म के साथ में जुड़ी हुई है, करीबन 2 से 5% बच्चों में वो पाया जाता है। उसका नाम है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। It's a genetic condition and which is the most common inherited intellectual disability cause. So 2 से 5% जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं उनमें फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम देखने को मिलता है, और इसमें आईक्यू भी बच्चे का कम रहता है, और यूजुअली जेनेटिकली कंडीशन आती है, और सब्सिक्वेंट जनरेशन में कुछ ना कुछ इसका प्रभाव बढ़ता चला जाता है। हो सकता है थोड़े बहुत फीचर्स फादर के अंदर भी हों, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं इसका प्रभाव बढ़ जाता है। और अगर परिवार में एक बच्चे को फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है तो दूसरे में होने के चांस ऑलमोस्ट 50% बढ़ जाते हैं। तो बी केयरफुल, अगर ऐसा कोई भी फीचर्स हैं तो डॉक्टर से आप जरूर संपर्क करें। और फ्रेजाइल एक्स में आप वैसे तो आप नेट पे पढ़ सकते हो, पर मेन क्या रहता है, यूजली इन बच्चों का थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल कम रहता है, दूसरा फेस एक डिफरेंट थोड़ा सा लंबा फेस रहता है, कान थोड़े बड़े होते हैं इन बच्चों के, थोड़े हाथ भी बड़े होते हैं। तो इन सब चीज़ों को देख के हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ एक पॉसिबिलिटी है फ्रेजाइल एक्स की। उसके लिए एक जेनेटिक टेस्ट भी कराया जा सकता है एंड दैट कंफर्म्स द डायग्नोसिस। एक कंडीशन है जो पोटेंशियली ट्रीटेबल है, वो है सेरिब्रल फोलेट डेफिशिएंसी। फोलेट इज अ वेरी सिंपल थिंग, आप सब जानते हैं प्रेगनेंसी के दौरान जो फोलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है, कई बार क्या होता है कि ये जो फोलिक एसिड है इसकी ब्रेन के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है। जो चीज़ हम खाते हैं उनमें से कुछ चीज़ें ब्रेन मतलब जैसे ब्लड में मिलती हैं, ब्लड के बाद वो ब्रेन के अंदर चली जाती हैं। तो ब्लड और ब्रेन के अंदर एक बैरियर होता है जिसको हम ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हैं, और वहाँ पे काफ़ी सारे ट्रांसपोर्टर एंजाइम्स और एक तरह से आप ये मान के चलिए कुछ एजेंट्स होते हैं जो आपका जो फूड है, लेट्स से फोलेट है, वो ब्लड से ब्रेन वाले फ्लूइड में भेजते हैं। लेकिन वहाँ पे अगर कोई भी कमी है, कोई एंटीबॉडीज है, कोई इन्फ्लेमेशन है, तो कई बार हमारे ब्लड में जैसे फोलेट पूरा है लेकिन वो ब्रेन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं फोलेट डेफिशिएंसी है ब्रेन के अंदर, और टेक्निकल नाम उसका सेरिब्रल इज ब्रेन बेसिकली, वी कॉल इट सेरिब्रल फोलेट डेफिशिएंसी। तो उसमें भी कई बार हम जैसे फोलेनिक एसिड एक गोली आती है, फोलेट की तरह ही होती है वो, उसको अगर हम देते हैं तो उससे एकदम इम्प्रूवमेंट आ जाती है अगर बच्चे को फोलेट डेफिशिएंसी है तो ये सब चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा क्या प्रॉब्लम होती है बच्चों को, स्लीप डिसऑर्डर्स।
अप्रॉक्सीमेटली 50% बच्चे जो स्पेक्ट्रम पे होते हैं उनको कोई ना कोई स्लीप का प्रॉब्लम रहता है, या तो स्लीप इनिशिएशन में, स्लीप मेंटेनेंस में, या रिकरेंट जो है उनको बार बार नींद खुल जाती है, इरिटेबल हो जाते हैं, तो वो भी आइडेंटिफाई हमें करना चाहिए। इफ स्लीप डिसऑर्डर्स आर नॉट एड्रेस्ड प्रॉपरली तो ऑटिज्म के फीचर्स को भी ये आगे खराब कर देते हैं। दिन में भी बच्चा ज्यादा इरिटेबल रहता है, सीखने में ध्यान कम लगाता है। तो अगर स्लीपिंग प्रॉब्लम बच्चे को है तो प्लीज डू नॉट bear with that, just try to address that issue। और उसके लिए हमेशा मेडिसिन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। कई बार हम थेरेपीज के दौरान ही बच्चे को रेगुलेट करते हैं, उससे स्लीपिंग में भी हेल्प मिलती है। लेकिन अगर जरूरत हो, पानी सर से ऊपर है, तो दवा की हेल्प भी ली जा सकती है अंडर मेडिकल सुपरविजन। और एक और चीज देखी गई है कि जो स्पेक्ट्रम पे बच्चे होते हैं उनमें सर्टेन विटामिन की डेफिशिएंसी रिलेटिवली कॉमन होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। जैसे विटामिन डी है, विटामिन B12 है, B9 है, जिंक है, मैग्नीशियम है, विटामिन ए है। और इन सब चीजों को अगर हम इनको कॉम्प्लीमेंट करें, इनकी पूर्ति रखें अच्छे से, तो ये पाया गया है कि ऑटिज्म के फीचर्स में भी इंप्रूवमेंट देखी जा सकती है। एक और चीज है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। काफी पेरेंट्स को जब पता लगता है कि बच्चा हमारा स्पेक्ट्रम पे है तो सबसे पहला क्वेश्चन उनका यही होता है, क्या ये बच्चा ठीक हो जाएगा, क्या ये नॉर्मल लाइफ जी पाएगा, वुड ही बी नॉर्मली इंटेलिजेंट इन स्कूल एंड कॉलेजेस एवरीवेयर। तो ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है एंड फॉर पेरेंट्स इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट द इंफॉर्मेशन। बट द फैक्ट इज 25 to 60-70% जो बच्चे होते हैं उनमें कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी रहती है, माइल्ड टू मॉडरेट। और कुछ 10-20% बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें प्रोफाउंड डिसेबिलिटी भी हो सकती है। तो अगर हम पॉजिटिव साइड पे देखें तो करीबन 30 to 40% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका IQ 70 से ऊपर होता है, जो कि नॉर्मल रेंज में मतलब आ जाते हैं। लेकिन बाकी जो बच्चे हैं उनमें कहीं ना कहीं माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। So I'm about to close this video. So in summary, मैं जो आपको मैसेज देना चाहता हूँ इसमें कि ऑटिज्म एक तो डायग्नोसिस अगर है, डॉक्टर ने बनाया है और आपको भी लगता है, क्योंकि आजकल इन्फॉर्मेशन बहुत अवेलेबल है, तो प्लीज़ डू कंफर्म। और एक जगह से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है तो यू कैन ऑलवेज टू कंफर्म द डायग्नोसिस यू कैन गो टू 1 to 3 डॉक्टर्स। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द डायग्नोसिस। अगर उस डायग्नोसिस को आप कंफर्म नहीं करेंगे, आप उस पर कमिटेड नहीं है डायग्नोसिस पे, तो आप बच्चे की भलाई के लिए आगे काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यू शुड एक्नॉलेज द डायग्नोसिस और उसके साथ जो समस्याएं जुड़ी हुई हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए, ताकि उनका आप ध्यान रखें, टाइम से उनको आइडेंटिफाई करें और उनका टाइम से ट्रीटमेंट शुरू करें, सो दैट वी कैन हैव द बेस्ट आउटकम फॉर आवर चाइल्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस। थैंक यू।